अब आप कहानी बताइए। जी, कहानी मैंने अभी बताई थी, पर मैं दोबारा बताती हूँ आपको सारी कहानी। कहानी यही थी कि 2021 में मेरे देवर की शादी हुई, ज्योति यादव से। और शुरू के 1 हफ्ते बाद ही इन दोनों के मतभेद शुरू हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इशू उठा था। लड़की के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, जिनके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। अ, धीरे-धीरे चीज़ों को हमने उनके घरवालों के सामने लाना शुरू किया कि आप चीज़ों को समझिए, समझाइए। पर वो उन्होंने अलग ही किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हम पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि लड़की को आप एक्सेप्ट करिए ऐसे ही। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ ही आपको हमारी लड़की को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि शादी के बाद भी कंटिन्यू है। इस चीज को हमने जब जब उठाया तब तब हमें धमकाया गया, जान से मारने की धमकी मिलती रही। शुरू में हमने डर की वजह से ये चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू किया कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, शायद टाइम के साथ चीजें संभल जाएं। पर जब वो चीजें बद से बदतर होनी शुरू हो गई, तो दिनेश ने उसको कन्फ्रंट किया कि अब ऐसे नहीं चलेगा, मुझे अलग रहना है। उसके लिए उसने हमें फंसाने के लिए बाथरूम में टॉवल हैंगर में फांसी लगाने का प्रयत्न किया, हमें फंसाने के लिए, जिसमें कि वो नाकाम रही। हमने तभी देख लिया और 112 को कॉल किया। तभी पुलिस ने आकर सब चीजों को समझा संभाला, और उसने अपना लिखित बयान दिया कि हाँ, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल था। पुलिस को उसने लिखित बयान दिया कि हाँ, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल था, जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाने की कोशिश करी, और इसमें मेरे ससुराल वालों का कोई हाथ नहीं था। उसके बाद तो सब चीजें हाथ से निकल चुकी थी, तो दिनेश ने तभी के तभी अपना डिवोर्स फाइल कर दिया। ज्योति हमारे घर 7 तारीख से अपने घर वालों के साथ गई है यहाँ से। उसके घर वाले उसको अपने साथ 7/9/2022 को यहाँ से ले गए थे। तब से हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ज्योति से। वो हमारे घर नहीं आई है। कांटेक्ट इज इन द सेंस, वो तब से हमारे घर नहीं आई है। जब उनके घर वालों को पता चला कि हमने डिवोर्स फाइल कर दिया है, तब उन्होंने हम पर और ज्यादा प्रेशर बनाना शुरू किया कि आप लड़की को घर में रखिए, डिवोर्स वापस लीजिए, वरना आपके घर में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमने इस चीज की कंप्लेंट पुलिस में लगातार करते रहे। पुलिस में हमने बोला कि हमें उनसे जान का खतरा है, हमें प्रोटेक्शन दी जाए, कुछ एक्शन लिया जाए, बट पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और काश अगर वो आउटपुट आ जाता, तो आज हमारे ससुर हमारे बीच जिंदा होते। वो आउटपुट ना आने का भी, ना आना भी एक रीजन है आज मैंने जो अपने ससुर को खो दिया है। उसके बाद उन्हें दिखा कि हम लोग धमकियों से डरना बंद हो गए हैं उनकी, तो उन्होंने हमें फंसाने के लिए हापुड़ कोर्ट में एक झूठा केस डाला, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में हमने पूर्ण सहयोग दिया, और हमें एक क्लीन चिट प्रोवाइड मिल गया कि हम उसमें से किसी चीज में भी दोषी नहीं ठहराए गए। उनका मन उससे भी नहीं भरा, पर फिर भी पंचों ने बीच में बैठकर कहा कि आप दोनों पक्ष समझौता कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोगों में बीच में समझौते की वजह से म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया हम लोगों ने। लड़की का जो लेना देना था हम लोग दे चुके हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स की फर्स्ट डेट लग चुकी थी, जिसमें जज के सामने ये चीज हो चुकी थी। लड़की ने एक्सेप्ट किया है और साइन किया है कि म्यूचुअल डाइवोर्स वो चाहती है। लेन देन सब हो चुका है, हम सब कुछ लड़की वालों को दे चुके हैं। और कोर्ट ने उसमें लिखा है कि दोनों पक्ष अलग अलग जिंदगी व्यतीत करें। मतलब हमारा उन लोगों से कोई मतलब नहीं था। पर एक ईगो उनका सेटिस्फाई नहीं हुआ था इससे। सिर्फ एक अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी लड़की के नाजायज संबंधों को जायज ठहराने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा,
जिस षड्यंत्र में उन्होंने मेरे ससुर की हत्या कर दी। मेरे ससुर एक शादी में गए थे, मेरे पति भूपेंद्र यादव और अपने बड़े भाई रोहताश यादव के साथ। वो शादी मेरे पिताजी के मतलब मेरे ससुर जी के दोस्त थे विनोद, और उनके भी रिश्तेदार थे। पर विनोद ने हमें एश्योरेंस दिया था कि उन लोगों से मेरी लड़ाई चल रही है और वो लोग शादी में नहीं आएंगे। हमें ये कहा गया था कि वो लोग शादी में नहीं आएंगे, इसलिए वो वहां शादी में गए। और जब वो शादी में गए, जैसे ही वो शादी में गए, साइड से शेखर यादव आते हैं और उन्होंने मेरे ससुर का हाथ पकड़ा। जैसे ही उन्होंने हाथ छुड़वाया, 10 से 15 लोग आए और उन्होंने मारना शुरू कर दिया इन लोगों को। मेरे ससुर के पैर पकड़कर खींचे गए, जिससे वो जमीन पर गिर गए, और जैसे ही वो जमीन पर गिरे, उनको शूट कर दिया गया। एक गोली लगने के बाद भी उन्होंने आंख खोली, और जैसे ही उन्होंने आंख खोली, कहीं ना कहीं शेखर यादव और यशपाल यादव का ईगो हर्ट हो गया कि अभी भी हम नहीं जीत पा रहे हैं इनसे, और उन्होंने एक और गोली उनको यहां मार दी ताकि कोई चांस ना बचे उनके बचने का। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, प्लान्ड मर्डर था, जिसकी अभी भी कोई हमें संतुष्टि वाली चीज नहीं मिल पा रही है। सिर्फ एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो कि शेखर यादव है। उसके अलावा कोई हमें आज तक पुलिस प्रशासन ये पूछने नहीं आया है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई गई है अब तक। हमें कुछ भी नहीं मिला है। हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें न्याय चाहिए। अगर हमने अपने घर का मुखिया खो दिया है, हमने अपना ससुर खो दिया है। मैं भी इस घर की बहू हूँ। 7 साल हो गए मुझे मेरी शादी को। मेरे ससुर ने कभी मुझे ऐसे नहीं लगने दिया कि मैं उनकी बहू हूँ, बेटी नहीं। तो ऐसा क्यों कि एक बहू ने ससुर को खत्म कर दिया और एक बहू उनके लिए आज लड़ रही है। मतलब हम इस समाज में इतने भी सुरक्षित नहीं हैं। हमें एक समाज में मिनट एक मिनट एक हैं ज्योति तिवारी जी हैं, जो मेंस राइट के लिए काम करती हैं, काउंसिलर हैं, और मतलब ये पुरुष आयोग बने उसके लिए लड़ रही हैं, ऑथर हैं। मैंने उनसे बात की थी आपके लिए, और मैं उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो आएंगी तो शायद वो और कुछ इस पर डालेंगी। तो अभी जरूरी है कि वो ज्योति जी, अभी वो हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो ज्योति जी सुनेंगी अभी वो चैनल ऑन करके, और उनको मैं लिंक भेजूंगा, शायद वो जुड़ेंगे भी और इस बात को हम आगे दूर तक ले जाएंगे। ठीक है। आप हमें ये बताइए कि किस तरीके का केसेज किए गए थे, जो कोर्ट ने, कौन से कोर्ट ने कहा कि ये सारे बेमानी केस हैं, बेकार हैं? ठीक है, थोड़ा आप बताइए। जी, हम पर एक तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। आ, एक सेकेंड, ज्योति जी, आप वो चैनल थोड़ा सा हमारा खोल लीजिए, अगर समय है आपके पास तो। मैं लाइव में हूं उनके साथ, और आपको मैं लिंक भेज देता हूं अभी। हम लिंक भेज दूं? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ओके। हाँ, बोलिए। हमारे ऊपर दहेज उत्पीड़न का, टॉर्चर का, और उन्होंने एक केस लगाया था कि हमने उस लड़की को हमने उस लड़की को हम्म। मारा, पीटा और उसके गांव फेंक कर आ गए। पुलिस ने हर पहलू की जांच की, हर तरीके से जांच हुई। जब जब उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि जो मेरे नंदोई हैं, मेरी नंद के हस्बैंड जो हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने डेट मेंशन की कि इस डेट को उन्होंने उससे बदतमीजी की। बट जब सीडीआर निकाला गया
तो वो उस समय उस जगह उपलब्ध ही नहीं थे जहाँ की उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा हम उनके गाँव फेंक कर आए, उस टाइम तो हम सब अपने घर थे। जब वो 7 तारीख को हमारे घर से जा चुकी है, तो हम 10 तारीख को उसको कैसे फेंक कर आ सकते हैं? उसके जाते हुए की वीडियो भी मेरे पास उपलब्ध है कि वो अपने घर वालों के साथ गई है। तो सभी झूठे और बेबुनियाद आरोप हम पर लगाए गए हापुड़ केस में। वो लोग रहने वाले हैं गाजियाबाद के, पर उन्होंने हम पर केस लगाए गाजियाबाद सिंभावली हापुड़ में। पुलिस जब आई थी पहली बार तो उसने क्या देखा और क्या किया जब वो अपने को वो फांसी पे लगा रही थी तो? पुलिस जब आई थी तो उस टाइम वो बेड पे बैठी हुई थी, क्योंकि उसने जैसे ही किया था हमने तभी देख लिया था, तो हम लोग उसको लेकर आ गए थे और रूम में बेड पे वो बैठी हुई थी आराम से। तो जैसे ही पुलिस आई, पुलिस ने उनको देखा बेड पे बैठे हुए और उन्होंने उसके अकेले में बयान लिए। एक सेकंड, ज्योति जी को लिंक भेज दो। ज्योति तिवारी पांडे होंगी, हाँ बोलिए। उन्होंने उसके बयान लिए, उससे पूछा गया कि ये सब क्या कैसे हुआ। तो उस टाइम उसने यही बताया कि हाँ मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल पकड़े गए, क्योंकि वो नाकाम हो गई थी हमें फंसाने की। वो कुछ करती उससे पहले हम पुलिस बुला चुके थे। वो हमें फंसाने के लिए जो चीज करना चाहती थी वो उसमें नाकाम हो गई थी, और लगातार अपनी नाकामी की वजह से ही ये अंजाम आया है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लड़के ही गलत होते हैं, लड़कियां ही हमेशा विक्टिम नहीं होती हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कभी लड़का सही होता है और कभी लड़की सही होती है, बट सच्चाई सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। अच्छा एक बात बताइए, उनके पास मैंने पढ़ा है कि लाइसेंसी पिस्तौल भी था। हाँ जी, उनके पास लाइसेंस्ड पिस्टल भी था। नमस्कार ज्योति जी। नमस्ते। इंटरनेट पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसीलिए सेशन बहुत कटा, लेकिन ये बहुत ही हिम्मत वाली स्त्री हैं, गैसी की बहू हैं, बेटी हैं और चीज़ों को समझती हैं। इनके ससुर जी की हत्या हो गई है और करने वाले इनकी जो सबसे छोटी जेठानी है, उनके देवरानी। पिताजी हैं, देवरानी। और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है हम बात कर रहे हैं, जबकि वो उसने एक बार कोशिश की थी सुसाइड करने की। इन्हीं लोगों ने पुलिस को बुलाया। फिर इनके ऊपर जब डाइवोर्स का केस इन लोगों ने डाला था तो कोर्ट ने कुछ भी नहीं माना, ना डोमेस्टिक वायलेंस का, ना 498 का, कुछ भी नहीं। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऑलरेडी दे हैव पेड व्हाट एवर द कोर्ट टोल्ड देम टू पे फॉर द डिवोर्स। और दोनों को ऑर्डर हुआ था कि अलग अलग रहें। देन इट हैपेंड। अब क्या किया जा सकता है? देखिए, अच्छा, मुझे लगता है नैना जी, मैंने कहीं तो आपका ये केस पढ़ा है। शायद ट्विटर में पढ़ा है, किसी ने मेंशन किया था, अभी मुझे याद आ रहा है। ये दीपिका बहुत नारायण सैड, भारद्वाज ने। हाँ, ये बहुत सैड सिचुएशन होती है, क्योंकि ऐसे टाइम पर क्या होता है ना कि जो लॉ का जो मिसयूज है ना, वो बहुत अलग तरह से किया जा रहा है, ठीक है? और जहाँ पर मर्डर भी हो जा रहा है और तब भी उसके लिए एफआईआर नहीं हो रही है। हाँ, तो दो तरीके हैं। एक तो किसी हायर ऑफिशियल के पास जाना, जैसे कि एसपी से मिलना या किसी और बड़े ऑफिशियल से मिलना। दूसरा होता है जो कि हम एक्टिविस्ट लोग करते थे, थाने का घेराव करके करवाना। देखिए, ये इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि ये ना डायरेक्ट पुलिस का काम है कि वो तुरंत के तुरंत जो है एफआईआर करे और इस पे जो है जांच पड़ताल शुरू करे, लेकिन ये लोग करते नहीं है। जबकि यहाँ पे एक स्त्री है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि ये जो है कोई पुरुष के ऊपर हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है? ठीक है, डेथ उनकी हुई है, मगर उससे इफेक्ट तो ये सब लोग हो रहे हैं ना। तो ये 2-3 तरीके होते हैं। फिर हमको भी बताइएगा, हम लोग भी अपने तरह से सोशल मीडिया पे प्रेशर डाल के काम करवाने की कोशिश पूरी की पूरी करेंगे। लेकिन क्योंकि जो वहाँ पे प्रेज़ेंट है उसी को सबसे पहले जाकर के ये काम करवाना पड़ेगा कि आप किसी बड़े अधिकारी से मिले जाकर, हाँ, और उसके बाद हमको बताइए, अगर नहीं होता है तो फिर हम प्रेशर डालने की पूरी कोशिश एफआईआर करेंगे। एफआईआर एफआईआर। हो चुका है, पर अरेस्टिंग सिर्फ एक हुआ है।
ओके, लड़की अरेस्ट नहीं हुई है। लड़की का तो कुछ रोल ही नहीं दिखा रहा कोई भी। लड़की का हम्म तो कोई कुछ रोल ही नहीं दिखाया जा रहा है। लड़की को तो मीडिया इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा था कि लड़की विक्टिम है, एंड हम्म इट इज नॉट ऑलवेज राइट। नहीं, हाँ वो तो दिख रहा है कि लड़की विक्टिम तो बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर मैं वही बोल रही हूँ ना, ढंग से जांच की जाए तो उसका रोल निकलेगा, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जहां पर भी लड़की का रोल निकलने वाला होता है वहां पर ये चीजों को घुमा देते हैं। ये एक नहीं, बहुत एग्जैक्टली। सारे केसेस में देख चुकी हूँ मैं। आज से नहीं है ये, बहुत टाइम। और अब मतलब दुख की बात ये है कि 10 साल पहले जब हम ये करा करते थे कि हाँ जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं या थाने का घेराव कर रहे हैं, तब से लेके आज तक भी वही सिचुएशन है। जैसे ही इनको लगता है कि हाँ किस लड़की के ऊपर कुछ आएगा तो पूरा सिस्टम मिलके उसे बचाने लगता है। और मेरे बिल्कुल। ख्याल से यही हो रहा है आपके केस में। जी जी जी। मैं जानना अभी चाहता के हूँ जी मैं जानना चाहता हूँ कि नैना जी के जो ससुर हैं, दिवंगत ससुर हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। इन लोगों को ये लोग बहादुर महिला हैं, आई हैं सामने में। बैकग्राउंड क्या है, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है अशोक जी का भी, और वो जो शेखर यादव हैं उनका भी, उनके पास लाइसेंसी पिस्तौल तक था। बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए आप। बैकग्राउंड ये है कि शेखर यादव जो हैं, ये लोग 3 भाई हैं और ये तीनों क्रिमिनल काइंड हैं। जो इनके सबसे बड़े भाई हैं, उनके ऊपर तो ऑलरेडी 302, 300 इनके केसेस चल रहे हैं, प्रीवियस केसेस चल रहे हैं क्रिमिनल। ये लोग तो थे ही क्रिमिनल। हमें कभी मतलब शादी से पहले हमें नहीं पता था ऐसा। ये चीज़ हमारे सामने कभी नहीं आई थी कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं। बट जब पहली बार हम लोगों ने उसकी शिकायत की थी उसके घर वालों से कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो वो जो उसका रिजल्ट आया था, जो हमारे ऊपर गुस्सा आया था, ये चीजों को देखकर हमें समझ आया कि हाँ ये लोग हमारे लायक नहीं है। लायक इज इन द सेंस, हम लोग बहुत ही डिसेंट फैमिली से हैं। मेरे फादर इन लॉ बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, वो लोगों की इतनी मदद करते थे। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ RWA सेक्टर 51। वो बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे। RWA के बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित आदमी थे वो। आज पूरा RWA भी रो रहा है उस व्यक्ति के लिए। देखिए सैड सिचुएशन तो है ही। और जनरली क्या होता है ना, हमारे देश की पुलिस ऐसे एक्ट करती नहीं है जब तक कि आप उनके ऊपर प्रेशर ना डालें। ये बहुत बड़ी दिक्कत है ऐसे वाले केसेस में। और जहां पर साफ साफ पता चल रहा होता है ना, मैं आपको ऐसे केसेस भी बता सकती हूँ जहाँ पता है कि हाँ पत्नी ने ही कुछ कर रखा है, कि उस या तो उसने इंस्टिगेट किया था सुइसाइड के लिए, उसके बावजूद ये लोग नहीं करते हैं। कर भी लेंगे तो बलि का बकरा, मेरे ख्याल से यही किया गया होगा, बलि का बकरा किसी और को बना दिया होगा, मेन मेन बंदी तक के पहुंचेंगे ही नहीं, इसलिए कि किसी तरह से उसको बिल्कुल। बचा लिया जाए, है ना। तो दो तीन सिचुएशंस हैं, एक तो लोग मिल करके जाएं और डीजीपी से एसपी से बात करें। दूसरा ये है कि वही अलग लोग मिल करके जाएं और थाने का घेराव करें और बोलें कि सिचुएशन ये है। एफआईआर करी है आपने, उस लड़की का नाम है क्या, डाला है आपने एफआईआर में? नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने एफआईआर में उस लड़की का नाम नहीं डाला है, बिकॉज हम उसका नाम किस बेसिस पे डालते। वो हमें पता है कि वो षड्यंत्र में थी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एग्जैक्टली क्रिमिनल exactly. कॉन्स्पिरेसी पे डालिए। 509 504 मेरे ख्याल से ये दो धाराएं हैं, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इन धाराओं के अंतर्गत आप आराम से उसकी अरेस्ट करवा सकती हैं, आप लोगों को करवानी चाहिए, क्योंकि ऐसे हम फिर उन लोग की चाहते हिम्मत हैं बढ़ती है। कि उनको हम चाहते हैं कि एक एक को, और उस लड़की को तो जरूर सजा मिलनी चाहिए जिसकी वजह से आज ये सब हो रहा है। बिल्कुल। मेन तो वही लड़की है जिसकी वजह से आज इतना बड़ा ये सब हुआ। जी, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि इन ऐसे वाले केसेस में एक्चुअली होता ही यही है कि लड़की को बचा लिया जाता है और बाकी आसपास जो एक दो लोग जिन्होंने हेल्प किया होगा। या मैं आपको मारिया सुसाईराज का केस तो आपको पता ही होगा, जिसने जो है जिसको छोड़ दिया था कोर्ट ने, और ये बोल करके छोड़ दिया था कि इसने मारा थोड़ी ना था, ये तो सिर्फ चाकू खरीद कर लाई थी। तो इस तरह के केसेस आपको बहुत मिल जाएंगे इंडिया में। बट एटलीस्ट अरेस्ट तो करो पहले उसको, जांच पड़ताल तो करो उसको, जिसे कहते हैं कि उतने दिन तो बंद करके रखो कि भाई ये सबूतों के साथ, और अभी तो वो खुली घूम रही है सबूतों के साथ खिलवाड़, तो वो आराम से कर सकती है। उसमें तो कोई बिल्कुल। उसका रोल 100% होगा ही होगा। अब तो अभी अरेस्ट किसकी हुई है इस केस में?
अरेस्टिंग सिर्फ उसके फादर की हुई है। ओके। वहां पर मौके पे जो लोग मौजूद थे, जिन्हें 10 से 15 लोग थे वो, बट हम हुँ, फेस वाइज, मतलब मेरे हस्बैंड थे उस टाइम मौके पे, जिनके सामने उनके फादर को मार दिया गया। एक हुँ। बेटे के सामने उसके बाप को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने उस अ, टाइम ये भी नहीं समझा कि उस टाइम तो वो मेंटली स्टेबल ही नहीं थे, बट आपका हुँ, फर्ज बनता है बाद में आइए उस इंसान से पूछिए करेक्ट। कि क्या हुआ था उस दिन। पर आज तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। नहीं, नहीं, इतनी तेज़ पुलिस तो है ही नहीं हमारे देश की। मुझे तो उम्मीद ही नहीं है सिस्टम से। जब तक कि आप बहुत ज़्यादा शोर ना मचाएँ, बहुत ज़्यादा हल्ला ना मचाएँ, तब तक कुछ भी नहीं होता है। स्पेसिफिकली तब जबकि वो उस घर की बहू हो और जिसे कहा जाता है ना ऑब्वियस विक्टिम मान लिया गया हो कि इस बेचारी के साथ तो ज़रूर कुछ हुआ ही होगा, तभी वो ऐसे कर रही है। आपको 10 लोग अभी ये भी कहने वाले मिल जाएँगे कि क्या पता मजबूरी में किया हो उसने। क्या पता ये लोग उसे परेशान यही कर रहे हैं। है ना? अच्छा। यही एक रीजन था अभी मेरा सामने आने का, बिकॉज मीडिया, जब तक हम सामने नहीं आए थे, मीडिया क्या कर रही थी, यही चीज कर रही थी कि लड़की के बाप को, लड़की की प्रॉब्लम सही नहीं गई, हम लोग उसको मारते पीटते थे, ये सब करते थे। लड़की को विक्टिम दिखाया जा रहा था प्रॉपरली, बल्कि वो नहीं है। हम लोग हर चीज प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है, हमारे पास सब प्रूफ है उसके, एक्स्ट्रा मैरिटल के प्रूफ हैं, फोटोज हैं, चैट है, वीडियोस है, कॉल डिटेल्स, हमारे पास हर चीज है। इसके एक्चुअली बावजूद एक्चुअली ज्योति मैम, हुआ क्या कि इनके ससुर जी, अशोक यादव जी, वाज शॉट डेड इन वेडिंग फंक्शन। तो वहाँ ये कैसे संभव है कि उनको पकड़ा गया 10 आदमी के मिलके? ही वाज शॉट ट्वाइस। तो ये तो मतलब पुलिस इज क्या है, दिमाग से कोई भी तो सोचे, अकेले कोई आके कर सकता है क्या ऐसा? हुँ, अच्छा, इन लोगों को बताया गया था, इट वाज प्लान्ड, इन लोगों को बताया गया था कि जिनसे परिवार से आपके रिश्ते हैं और कोर्ट मुकदमा चल रहा है, वो लोग नहीं आएंगे। इन लोगों को हुँ, बताया गया था। वो जरा डिटेल बता दीजिए क्या सिनेरियो था। ये गए और वो लोग आए, तो अब ये कंस्पायरेसी तो क्लियर कट है ना। एक्चुअली बात ये थी कि जिनकी शादी थी, विनोद, जिनकी लड़की की शादी थी, वो मेरे फादर इन लॉ के 15 साल पुराने दोस्त हैं, हुँ, और वो उन लोगों के समधी भी हैं। मतलब जो शेखर के बड़े भाई हैं, उनके समधी हैं वो। तो हमें विनोद घर पर आते हैं कार्ड देने शादी का, और वो पापा को बोलते हैं, हमारे सामने की बात है ये हो रही थी कि मेरा उनसे झगड़ा हो गया है, मेरा उनसे झगड़ा चल रहा है बहुत टाइम से, और वो लोग नहीं आने वाले। तो मतलब मेरे फादर इन लॉ ने बोला भी था कि मतलब भाई तुम दोनों साइड से समधी हो, ये हो, तो अच्छा नहीं लगता कि दोनों आमने सामने टकराए। बट ही हुँ, एश्योर्ड अस, उसने हमें एश्योरेंस दिया कि वो लोग नहीं आएंगे। और इसी एश्योरेंस पे मेरे फादर इन लॉ शादी में गए, और जैसे ही हुँ, वो शादी में पहुंचे, विद इन 2 मिनट्स सामने से शेखर यादव आते हैं, वो हाथ पकड़ते हैं, और बस सब शुरू हो जाता है। इट वॉज अ टाइम पीरियड ऑफ 4 to 5 मिनट्स, जिसमें हुँ, मारपीट, गोली, सब कुछ हो गया था। हुँ। फिर वो तो ये 10 ज्योति से मैम, प्लानिंग 15 लोग हथियार के साथ थे। फिर तो ये प्लानिंग से हुआ है पूरा। ये सब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन सभी का नाम आना चाहिए, अगर ढंग से तफ्तीश की जाए तो। ज्योति मैम, हाँ, क्रिमिनल कंस्पेरेसी तक पहुंचने से पहले जो आप बेहतर सवाल कर पाएंगी कि ये जो दिनेश हैं, इनके देवर हैं, और उनके इनकी जो क्या मतलब देवरानी जो थी या हैं ज्योति जी, अभी हुँ, तक तो डाइवोर्स डाइवोर्स हुआ नहीं है। व्हाट हुँ, काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मतलब वो उनके उनका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बावजूद भी दे लिव फॉर मोर देन 1 ईयर टुगेदर। टुगेदरनेस में वो रहती कहाँ थी, क्या करती थी, किस ढंग से मैटर बिल्डअप हुआ, और डाइवोर्स का केस कब फाइल हुआ, इन सब चीज़ों को पूरा जब एकत्रित करेंगे, तो वी कैन ट्वीट, यू कैन गो फॉर, मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं कि नोएडा पुलिस देखो, गाजियाबाद पुलिस देखो, लिख सकते हैं। वो थोड़ा सा आप हुँ। अपने तरीके से जानने की कोशिश कीजिए टेक्निकली।
हाँ, बिल्कुल, मैं तो बोल रही हूँ ना कि अगर इसको देखिए ढंग से जाँच पुलिस नहीं करती है, हमें भी पता है। और आप अभी एडल्ट्री के केसेस जिस तरह से बढ़े हैं लॉ हटने के बाद से, जब से ये क्रिमिनल पहले एडल्ट्री जो है वो क्राइम होता था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो ये अभी रिसेंटली जो है 3-4 साल में ही इसको जो है क्राइम नहीं माना जाता अब। तो उसके बाद से जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़े हैं, सबसे पहले आप बहुत सारे केसेस में कॉमन पैटर्न देखोगे, एडल्ट्री, उसके बाद मर्डर। जैसे ही उस लड़की को मना किया जाएगा तो पहली बात तो वो दहेज का केस करेगी, और मर्डर बहुत कॉमन हो गया है, हस्बैंड्स का मर्डर हो जाता है, फादर इन लॉज का हो रहा है, ब्रदर इन लॉज पे लोग इल्जाम लगा देते हैं, तो ये बहुत कॉमन हो गया है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ उसमें सिर्फ एक आदमी की अरेस्ट कैसे हुई है, क्योंकि बाकी तो कौन से, देखिए मर्डर कभी भी अगर आप किसी लॉ विशेषज्ञ से भी पूछेंगे तो मर्डर कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक आदमी गया और उसने मार दिया। जहां पर ऐसे लोग हों वहां पर इसका मतलब है कि पहले षड्यंत्र रचा गया होगा, पूरी प्लानिंग करी गई होगी, और ये सभी कुछ अपराध के अंदर आता है, और केवल सिर्फ उस एक आदमी की अरेस्ट नहीं, बाकियों की अरेस्ट भी होनी चाहिए, और इसके पीछे पूरी जांच की जानी चाहिए कि कब से ये शुरू था और किसका ये मेन जो है काम था, और क्यों हुआ, क्योंकि मर्डर के पीछे एक उद्देश्य भी तो होता है ना, तो उद्देश्य क्या था यहाँ पर, और कौन इस सब के पीछे था, और किसने, कौन कौन लोग थे मेन, जिन्होंने मतलब इतने दबंग थे कि सामने से जाके गोली मार दे रहे हो आप, 2 शॉट्स हैं, मार रहे हो आप, और तब भी मतलब कि आप इतने खुले घूम रहे हो कि सिर्फ एक अरेस्ट होती है और बाकी सारे चुपचाप से घर में बैठे हुए, और उसके बावजूद वो लड़की विक्टिम बन रही है। तो ये किसी किसी एक जने का काम नहीं है। मैं नैना जी आपको फिर से कह रही हूँ, इस तरह से अरेस्ट होगी भी नहीं जब तक कि आप लोग शोर नहीं मचाएंगे या थाने का घेराव नहीं करेंगे जाके। एक आदमी का काम नहीं होता है ये एक आदमी कर ये ही नहीं सकता इस तरह मर्डर। ये ससुर जी हैं जो अरेस्ट हैं अकेला, हम्म। दिनेश के, और ये इनके ससुर जी हैं नैना जी के, जिनकी हत्या हुई है। ये बस जिनकी दर्शकों हत्या को हुई। दिखाने के लिए लगा था। हाँ, तो ये अकेले हैं, ये 3 पुलिस के साथ हैं, ये सारे पुलिस फोटो खिंचाए हैं, फोटो रिलीज किया होगा कि हमने इतना बड़ा काम कर दिखाया। ये भागे हुए हम्म। थे। तो अब ये बड़े बड़े वर्दी वाले पुलिस लोग हैं, ये मतलब कोई छोटे कांस्टेबल नहीं दिख रहे हैं पीछे। तो हम्म। ये क्या इन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसी हत्या देखी है जिसमें एक आदमी पिस्तौल लेकर आया, मार दिया, और एक वेडिंग सेरेमनी में, जबकि मारने से पहले, मतलब गोली चलाने से पहले उनको पकड़ा गया, खींचा गया, जमीन पे लिटाया गया, और एक नहीं 2-2 गोलियां मारी गई, यानी पीपुल आर देयर। हम्म। ये पुलिस मतलब इस देश की न्याय व्यवस्था इतनी खराब है, और पुलिस तो मतलब मैं आपको बता ही रही हूँ कि आम आदमी पुलिस के पास जाने से डरता है। वो ये नहीं है कि फटाफट से पुलिस को बुला लेगा अगर कुछ हो जाए तो, आदमी डरेगा कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। तो पुलिस वाले तो पता नहीं कहाँ से कहाँ केस को ले जाते हैं। यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि ऑलरेडी जब पहले से वो लड़की जो है झगड़ा कर ही रही थी घर में, विच मीन्स उसका कहीं ना कहीं हाथ रहा ही होगा। और डिवोर्स विवोर्स के केसेस में तो वैसे भी पता चल ही जाता है। पहली बात तो ये है कि यहाँ तक बात आने ही क्यों दी लॉ प्रोसेस में, जब 2 लोग का नहीं बन रहा था तो उनको जो भी डिवोर्स विवोर्स उनको देना था देकर खत्म करना चाहिए था ना, ताकि बातें यहाँ तक ना बढ़े। मुझे ये भी गुस्सा आता है ऐसे टाइम पर कि जज को दिख रहा है कि एक प्रॉब्लम चल रही है घर में, तो इन दोनों को अलग करो, या फिर जो है कुछ इसका नतीजा निकालो। आपने यहाँ तक बातें आने दी कि उस बेचारे आदमी का मर्डर हो जाता है, और फिर एक भी आप मिनट, एक पकड़े। मिनट, एक मिनट, आप सुनिए, नैना जी को सुनिए। इन लोगों ने थाने में कंप्लेंट की थी कि जान का खतरा भी है, सुनिए, बताइए नैना जी। जब हमने डिवोर्स का केस डाला था दिनेश ने, तो उसके बाद हमें कॉन्टिन्यूसली जान से मारने की धमकी मिल रही थी कि आप अपना डिवोर्स का केस वापस लीजिए, लड़की को वापस घर में लाइए, वरना आप में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। जिसकी रिपोर्ट में कॉन्टिन्यूसली हम लोगों ने थाने में डीसीपी को, एसीपी को, सबको दी है। मैंने खुद पर्सनली जाकर उनको बोला है कि हमारे ऊपर जान का खतरा है, हमें उनसे खतरा है, वो हमें मार देंगे, वो हमें रोज धमकियां देकर जा रहे हैं, बट जिसका कोई आउटपुट नहीं आया कोई। हम्म। हमेशा यही कहा गया आपका पारिवारिक मामला है, आप कोर्ट में सेटल कर लीजिए, पारिवारिक बताइए। मामला है, अपना डिवोर्स लीजिए, कोर्ट में सेटल कर लीजिए। आज उस लापरवाही की वजह से ही हमने अपने ससुर को खो दिया। यही यही मैं कह रही हूँ, यही मैं कह रही हूँ, जिनको ये लोग बोलते हैं ना डोमेस्टिक रीजंस, ये डोमेस्टिक रीजंस नहीं होते, यही पहुंचते हैं। या कहीं कहीं पत्नी ने पति को मार दिया, या पति ने पत्नी को मार दिया, या फिर किसी और की हत्या हो गई। आप ये बोल करके कि पारिवारिक पारिवारिक मामला है, आप उसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, पर वो यहाँ तक आ जाता है, किसी का सुसाइड हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है। अब ये लोग दर दर भटक रहे हैं और इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, वो विच इज वेरी ऑब्वियस जिस तरह का हमारा सिस्टम है। तो ये प्रॉब्लम
ये भी है कि लॉ सिस्टम के अंदर हमारे पास ऐसा उपाय होना चाहिए जहाँ पर बातें यहाँ तक ना बढ़ने पाएँ और इज़िली सब कुछ हो जाए। मगर इन लोगों को पता नहीं क्यों ये कॉम्प्लिकेट करने में मज़ा आता है और फिर अब जब मर्डर हो जाता है तब भी चुपचाप बैठ गए हैं, तब भी इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आएगा कि हाँ मतलब हम जाँच कर रहे हैं इसकी, या ये भी पुलिस वाला नहीं कहेगा कि हाँ, हमने इनको अरेस्ट कर लिया है मगर इसमें कोई ना कोई शामिल ज़रूर होगा, आपको एक और एफआईआर करवानी चाहिए, वो भी नहीं कहेंगे। वो सोचेंगे कम से कम काम हो हमें। हमने अरेस्ट कर लिया, वाहवाही लूट ली, मीडिया में एक फोटो चला दी कि देखो भई हमने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन ये वही मैं बोल रही हूँ कि इन लोगों को, ये लोग इतना करप्ट सिस्टम है, ना इनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है, ना इनसे कोई सवाल पूछने वाला है, और पूछोगे भी तो कैसे पूछोगे? और ये सिर्फ सुनते किसकी है? पैसे वालों की और ताकत वालों की, बस, और किसी की नहीं सुनते। बाकी आप हल्ला मचाते रहिए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए बार-बार मैं कह रही हूँ कि सबको मिलकर के जाना पड़ेगा, तभी हो सकता है ये लोग बात सुनें। अदरवाइज़ तो मैं रोज़ ऐसे चीज़ें देख रही हूँ जहाँ पर सिर्फ फैमिली मैटर को लेके ये सारी बातें हो जा रही हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, इन्होंने होने दिया ये। जब वो कह रहे हैं हमारी जान को खतरा है, व्हिच मीन्स आपको पहले से उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। आपको क्यों बिठाया गया है वहाँ पर? यही ना कि भई हाँ, ये परिवार है, यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये आप तो होने दिया ना मर्डर आपने। ये तो सिस्टम का कराया हुआ है। मैं तो ये मान के चल रही हूँ इसको। अच्छा, एक और बात है कि जो नैना जी, दिनेश के ऊपर भी अभी डेंजर तो बना होगा ना? क्या वो डर रहा है? वही जी, पूरी फैमिली के ऊपर ही डेंजर बना हुआ है अभी तो। देखिए, जहाँ मैं पे फिर मर्डर होता भी है, मैं फिर भी देखिए एक हिम्मत कर कर सामने आ रही हूँ, बट वो लोग तो अभी सदमे में ही हैं क्योंकि पिता खोया है। मैम, देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ। एक तो जिसके घर में इस तरह से मृत्यु हो जाए, ठीक है? वो एक अलग तरह का माहौल बन जाता है, एक घबराहट हो जाती है, डर हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है। उस पर भी वो मृत्यु ऐसी हुई हो जहाँ पर 4 लोग आए हों और उन्होंने घेर करके मार दिया हो, मारपीट करके। इट्स अनदर काइंड ऑफ ट्रॉमा जो जाएगा नहीं। अभी मतलब आप सच में हिम्मत वाली हैं, वरना कोई आदमी बोलने को ही तैयार नहीं होता कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है, हमारे घर का तो आदमी चला गया। तो ये मतलब इतना ज़्यादा सीरियस मैटर है ये। आप हम लोगों के साथ टच में रहिएगा। हम लोग जो है मीडिया एक्शन करवाएँगे इसमें, एटलीस्ट सोशल मीडिया पर तो एक्शन हो ही सकता है, कि कम से कम आप कुछ काम तो करिए इसमें, तफ्तीश तो करिए, जाँच-पड़ताल तो करिए और इनको तो प्रोटेक्शन दीजिए जो बाकी लोग बैठे हैं। एक ही आदमी अरेस्ट हुआ ना, बाकी तो जिन लोगों ने घेर के मारा होगा वो तो खुले घूम रहे हैं। तो इनको भी खतरा है, दिनेश को भी खतरा है, बाकी परिवार वालों को भी खतरा है। उनको क्या है भई, जब इनका जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड ही है, वो आकर किसी के ऊपर भी कल को हमला कर देंगे, तो फिर क्या करेंगे ये लोग, कहाँ जाएँगे? फिर से मदद माँगना शुरू करेंगे। ये तो मतलब क्या कहते हैं जिसको, अनाथ छोड़ देने की बात है ना किसी परिवार को, जो ऑलरेडी इतने ट्रॉमा में जी रहा है, टेंशन में है, ट्रेजेडी हो चुकी है। दैट टू इतनी भयंकर ट्रेजेडी कि आपके सामने ही मार दिया गया हो आपके फादर को। उस आदमी की मनःस्थिति क्या होगी आप सोच के देखिए। अच्छा, बातचीत जब हमने शुरू करी थी, मैं थोड़ा-सा दर्शकों को बता दूँ कि ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं, जो भी 12-14 लोग हैं, करीब 50 लोग जुड़े थे जब इंटरनेट कोलैप्स हुआ था। तो मैं इस पूरे सेशन को अभी जब हम खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे, तो इसको मैं विथड्रॉ करूँगा और दोबारा से इसको जो बीच का जो पोर्शन है 15 मिनट का जो ब्लैक है, उसको हटा के पूरा एडिट करके डालूँगा। तो ऐसा आप लोगों को अभी मिलेगा नहीं। अभी जब हम लोग इस सेशन के बाद तो इसको टाइम लेता है ये यूट्यूब जब लाइव होता है और उसको दोबारा से हमें देता है पूरा कंपाइल करके, जिसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम, 12 आवर्स लेता है। तो पहली बात ये, तो कल शाम तक ये पूरा जो नैना जी की बात है उन सभी लोगों को पहुंचेगा जो हमारे ऑडियंस हैं, जो जुड़े थे, क्योंकि वो सब चले गए होंगे कि जो ये चीज नहीं बात हो पाई। अब एट द एंड ऑफ, नैना जी अगर बताना चाहें तो, है ना, वो बता दें कि ये कोर्ट के आदेश के बाद भी जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था देना पड़ेगा, पैसे, संपत्ति, गहने, स्त्री धन, ये सब क्या दे दी गई थी, उसके बाद भी खतरा था और हत्या तक हो गई। ये कह के नैना जी आप बताइए और वाइंड अप मैम आप कीजिएगा। जी, हम सब सेटलमेंट दे चुके हैं। स्त्री धन, उनका जो भी सेटलमेंट अमाउंट था, जो भी सब चीज़ें थी, हम वो दे चुके थे। उसके बाद ही वो लड़की आई थी कोर्ट में हाँ बोलने के लिए, जज के सामने। उससे पहले वो लोग नहीं आए थे। जब सब कुछ सेटलमेंट हो चुका था, हम उन्हें दे चुके थे, उसके बाद ही वो लोग आए थे वहाँ पर। और एक 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है आपका पुलिस का। कि हुँ। यस एग्ज़ैक्टली।
बस हमें वही मिला हुआ था। हमारी फ़रवरी में डेट थी, जिसके बाद जजमेंट आ जाता डिवोर्स का। बट आई डोंट नो, उन्होंने सिर्फ़ अपनी ईगो सैटिस्फाई करने के लिए एक इंसान की जान ले ली। ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मेरे हिसाब से जिनका ऐसा बैकग्राउंड और वो सब रहा उन्हें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 2 मारे हैं 3 और मार देंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर यहाँ पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की आती है। आपके पास सूचना थी, आपको पता था इस घर में प्रॉब्लम चल रही है, इस घर से लोग बार-बार आके कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप तो भी ना दें। तो इस पे सारी की सारी ज़िम्मेदारी पुलिस की और प्रशासन की आती है कि आप तो भी सुन नहीं रहे थे, हाँ। और आपकी लापरवाही से एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, उसको अपनी जान गँवानी पड़ती है और बाकी भी सारा परिवार अभी दहशत में है, इसलिए क्योंकि उनके घर में ऐसी घटना हो गई है। तो बहुत मोर पावर टू यू नैना जी, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट। हाँ, ऐसे बोलना हमें अभी लग रहा होगा, देखने वालों को लग रहा होगा कि बहुत आसान है, मुझे पता है, हम लोगों पे बीता है। मतलब आपके ऊपर एक ऑलरेडी हो चुका है काम, उसके बावजूद आपसे पैसे भी डलवाए जा रहे हैं और फिर भी आपके घर का एक व्यक्ति इस तरह से चला जाता है इन परिस्थितियों में। बहुत भयावह स्थिति है, फिर भी हम आपके साथ खड़े हैं। जिस तरह की जैसे भी हेल्प होगी, जहाँ से भी बन पड़ेगी, हम लोग करेंगे। और आप भी अपनी तरफ से हिम्मत बनाए रखिएगा। मैं और लोगों से भी कहूँगी जितने भी एक्टिविस्ट लोग हैं आपके साथ खड़े हों, क्योंकि ये एक नैना यादव की कहानी नहीं है। ये बहुत सारी स्त्रियों की कहानी है जिनको ये बता दिया गया हो कि अरे ये लॉज तो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, और फिर हम में से कोई ऐसा फंसता है, फिर हमें पता चलता है कि हमें तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ये एक व्यक्ति, एक स्त्री की कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की कहानी है। आज इनके ऊपर बीती है, कल किसी के भी ऊपर बीत सकती है। तो इन लोगों का हौसला पस्त होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग देख रहे हैं या कल को देखेंगे, हमारे साथ खड़े रहिए, क्योंकि मैं कोई ना कोई सोशल मीडिया एक्शन जरूर करवाऊंगी और लोगों से बात करके एक एक्शन होना चाहिए, ताकि इस पे पूरी तरह से अच्छे से जांच हो, कौन कौन लोग शामिल है, सबकी अरेस्ट हो, एक की नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति का काम ही नहीं है। अच्छा, एक लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे। एकम सनातन भारत दल जो है, जिसके अब राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो पुरुष आयोग लाने के लिए घोषणा कर चुका है। क्या उससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि क्योंकि इनके पास कोई नहीं है ना बात सुनने के लिए। दिनेश की बात अभी कोई नहीं सुन रहा होगा ना, तो एक जब तक आप ऐसा कुछ बना नहीं देंगे, मिनिस्ट्री या ऐसा कोई कमीशन, कोई इनकी बात सुनेगा भी कैसे? क्योंकि वो तो पुलिस तो अपना काम कर चुकी है कि हमने तो अरेस्ट कर लिया, बात खत्म। लेकिन अभी तो बातें बाकी रह गई है ना, उस पुरुष की बात कौन सुन रहा है? उसके ऑलरेडी उसके घर में इतनी बात रही है, तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक एनसीडब्ल्यू नोटिस जारी करता है तो एक्शन होता है। अब मेरे पास और हम लोगों के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम कहीं से एक नोटिस जारी कर सकें कि भाई इस पर अरेस्ट की जाए या जांच पड़ताल की जाए। हम ऐसा ना एक्टिविस्ट ही काम कर सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली पुरुष आयोग या कमीशन, जो भी ये लोग बनाना चाहें, वो बनाने से फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब हमारे घर के बेटों को, पिताओं को, भाइयों को बहुत जरूरत है कि उनके पीछे एक जो है कोई ऐसा खड़ा रहे जो उनकी बात कर सके। तो बाकी देशों में भी एग्जाम्पल्स है बने हुए, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकता है? तो डेफिनेटली बनना भी चाहिए और इससे फर्क पड़ेगा। नैना जी, आप बहादुर स्त्री हैं, बहादुर बहू हैं, बहादुर बेटी हैं, बहादुर माँ हैं। आप बने रहिए। और आपसे सिर्फ हम इतना कहते हैं कि अभी जरूरत है आप जैसे एक बैलेंस, संतुलन, मतलब इतना विकट परिस्थिति में भी आपने संतुलन बनाया हुआ है, अपने परिवार को संभालिए। और मेरे जैसे लोग तो मीडिया में आपकी बात लेके जा सकते हैं, लेकिन जो ज्योति मैम है, ये एक्टिविज्म में भी हैं, कुछ और आगे मदद करेंगे। मदद क्या, जो जिंदगी चली गई हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, ऐसी जिंदगियों के लिए एक सुरक्षा की ढाल खड़ी हो, और इस केस में कुछ प्रगति हो, लोग गिरफ्तार हो, जो गुंडा राज है वो खत्म हो। मतलब ये परिवार के नाम पे जो गुंडागर्दी चल रही है, ऐसा नहीं हो। परिवार में सामंजस्य होता है, जो इसमें आपराधिक तत्व हैं उनको सजा मिले, और उस सबको सजा मिले जो इसमें जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे, और आपसे फिर जरूरत पड़ेगी तो बात भी करेंगे, और आप भी टच में रहिए। मैम, ज्योति मैम, हाँ तो जी।
कुछ कहना है तो कहिए, हम वाइंड अप हाँ, करते हैं। जैसा नहीं, मैं वही चीज़ दोहराऊँगी कि मैंने जैसे कहा है कि मुझसे जो मदद भी बन पड़ेगी मैं करूँगी, जैसा भी होगा। बाकी लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है। जैसे कि परिवार की आपने बोला ना कि परिवार की बातें परिवार की तरह, ये परिवार नहीं है, ये मर्डरर्स हैं और इनको सज़ा होनी चाहिए। अपराध का कोई जेंडर नहीं होता है, बार-बार मैं कहती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सज़ा होनी चाहिए। जितने लोग इस चीज़ में शामिल हैं, उन सबको सज़ा होनी चाहिए। यही हम चाहते हैं, बस यही न्याय मुझे चाहिए कि अब इस हमने परिवार को अपने सुरक्षित रखा जाए, जितने बचे हुए लोग हैं वो सुरक्षित रहें अपने पूरी तरह पापा से। को तो खो दिया है हमने, बट एटलीस्ट हम लोग तो बचे। बिल्कुल, बिल्कुल। यही प्रयास रहेगा बिल्कुल नैना जी हमारी तरफ से। थैंक यू। नमस्ते। शुभ